चलिए दोस्तों, आज हम अब देखते हैं बुंदेला विद्रोह की कहानी। पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने कुंवर चैन सिंह का विद्रोह देखा, भील विद्रोह को देखा, उसके कारण परिणाम सारी चीज़ों को समझा। उसके पहले हमने जो स्रोत है वहाँ पढ़े थे। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है और यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, वो है बुंदेला विद्रोह। बुंदेला विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश को लेकर के, मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम को लेकर के। इसके हमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करनी है। देखते हैं कौन कौन से बिंदुओं पर हम इसके चर्चा करेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि बुंदेला विद्रोह क्या है। पहले यही देखेंगे कि बुंदेला विद्रोह क्या है, फिर देखेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से ये विद्रोह बना, पृष्ठभूमि देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इस विद्रोह के क्या कारण रहे वो देखेंगे। फिर इस विद्रोह की जो योजना बनी वो कहाँ बनी, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, वो देखेंगे। इस विद्रोह के उद्देश्य क्या रहे, उद्देश्य देखेंगे। इस विद्रोह का घटनाक्रम क्या रहा, घटनाक्रम वेरी इंपॉर्टेंट है, घटनाक्रम। ठीक है, घटनाक्रम। और इस विद्रोह के नेता कौन रहे। फिर इस विद्रोह का परिणाम और महत्व क्या रहा, परिणाम और महत्व क्या रहा। फिर लास्ट में कि यह विद्रोह असफल क्यों हो गया, यह विद्रोह असफल क्यों हो गया। दोस्तों, यदि आप इतने बिंदुओं पर इस विद्रोह का अध्ययन कर लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि हम ऊपर से विद्रोह पढ़ लेते हैं कि हाँ, बुंदेला विद्रोह 1842 में हुआ और ये बुंदेला विद्रोह था, इसमें ये नेता थे, जल्दी जल्दी हम पढ़ के निकल जाते हैं। जब प्री में या मेंस में प्रश्न आता है, थोड़ा भी यदि गहराई में प्रश्न पूछ लेता है तो हम उस प्रश्न को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट विद्रोह है इसको पढ़ना अच्छे से जरूरी है। देखिए, सबसे पहले बुंदेला विद्रोह क्या था। तो बुंदेला विद्रोह आप सरल सा ये समझिए कि बुंदेली रियासतों द्वारा या बुंदेलखंड की रियासतों द्वारा, क्या कहेंगे आप कि बुंदेलखंड की रियासतों के द्वारा, बुंदेलखंड की रियासतों के द्वारा, बुंदेलखंड की रियासतों के द्वारा 1842 में किया गया विद्रोह। बुंदेलखंड की रियासतों के सरदारों के द्वारा, है ना, रियासतों के द्वारा 1842 में जो विद्रोह किया था, 1842 में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया विद्रोह। क्या समझा आपने कि बुंदेलखंड में जो रियासतें थी, वहाँ की जो लोधी राजा, गोंड राजा, राजपूत राजा, सब ने जब सम्मिलित होकर जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, उसका नाम है बुंदेला विद्रोह। तो ये तो था 1842, सन भी याद रखना है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कहानी को समझना आपके लिए जरूरी है। इसकी पृष्ठभूमि जो है दोस्तों, वो तैयार होती है 1818 से। जैसे मैंने कहा कि जब भी आप मध्य प्रदेश का कोई भी विद्रोह पढ़ेंगे तो उसकी पृष्ठभूमि 1818 से ही तैयार होगी। आपने पिछले जो 2 विद्रोह यदि देखे होंगे तो उसकी भी पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार हो रही थी, 1818 से। ठीक है, तो 1818 में क्या हुआ कि लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया, जो आपके पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, उन्हें पदच्युत कर दिया, पद से हटा दिया। जब इन्हें पद से हटा दिया तो जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था, जहाँ पे मराठा, जो मध्य प्रदेश का मराठा वाला क्षेत्र था, जहाँ पे मराठाओं का शासन था, वहाँ पे किसका शासन आ गया, अंग्रेजों का शासन आ गया। इसमें बुंदेलखंड की ये रियासतें भी शामिल थी। जब इस क्षेत्र में भी अंग्रेजों का शासन आ गया तो यहाँ पे क्या हुआ, अंग्रेजों ने कुछ कर लगाए। जैसे समझिए, सबसे पहला तो इनका अंग्रेजों का एक नियम था कि ये सभी पर बराबर कर लगा देते थे। तो पहला इनका जो अंग्रेज आए तो इन्होंने क्या किया, सभी पर एक समान कर लगा दिया। अब भारत में यही दिक्कत है कि यदि समानता की बात करेंगे तो लड़ाई छिड़ जाएगी। क्योंकि पहले तक क्या होता था कि कुछ राजपूत राजाओं पर कर नहीं लगता था या कुछ लोगों को कर से छूट मिलती थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए तो इन्होंने कहा नहीं भाई साहब, कर तो सबको देना पड़ेगा। और यही बुंदेला विद्रोह का प्रमुख कारण बन गया। और भी कारण रहे लेकिन सबसे प्रमुख कारण यही रहा कि इन्होंने सभी पर अंग्रेजों ने एक समान कर लगा दिया।
दूसरा कारण ये कह सकते हैं आप कि अंग्रेजों के जो वसूली करने का तरीका था, अंग्रेजों के जो कर वसूली करने का तरीका था, उसके कारण भी जो है विद्रोह ने आग पकड़ी, क्योंकि इनका तरीका बहुत ही अच्छा नहीं था। मतलब यहाँ के लिए जो बुंदेलखंड की रियासत थी, यहाँ के लिए इनका वसूली करने का, और भी सभी जगहों के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ पे स्पेशल ये कारण आप कह सकते हैं कि वसूली करने का तरीका। फिर राजपूत राजा जो है, राजपूत अपनी संस्कृति के, गोंड राजा अपनी संस्कृति को बहुत अच्छा से मानते हैं, और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सामाजिक हस्तक्षेप किए, तो ये भी एक कारण रहा। क्या कि सामाजिक हस्तक्षेप किए गए। जब सामाजिक हस्तक्षेप किए तो ये बात यहाँ के राजाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, तो ये भी कारण रहे। और भी जितने कारण आप लिख सकते हैं कि धार्मिक कारण, सांस्कृतिक कारण, वो भी यहाँ पे रहे, लेकिन प्रमुख रूप से बुंदेला विद्रोह के कारण पूछे जाएंगे तो ये 3 आप लिखेंगे। फिर एक और कारण ये लिख सकते हैं कि जो कर की दर थी, कर की दर बढ़ा दी गई थी। कर की दर क्या की गई थी? बढ़ा दी गई थी। तो ये कारण माने जा सकते हैं। अब देखिए इसकी पृष्ठभूमि कहाँ तैयार हो रही है? 1818 में तैयार हो रही है। कैसे तैयार हो रही है? कि जो बाजीराव द्वितीय है वो हट गए हैं, और अंग्रेज जब इस क्षेत्र पे आए हैं तो उन्होंने ये सारी चीज़ें कर दी है। इसके कारण क्या हो रहा है? इस क्षेत्र के राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का मन बना लिया है। अब ये बात चल रही है 1818 से, ठीक है। अब आप क्या है वो समझ गए, पृष्ठभूमि समझ गए, कारण समझ गए। अब देखिए दोस्तों, इसकी योजना समझिए कि कहाँ इसकी योजना बनी। दरअसल क्या हुआ 1835 में इसकी योजना बनती है बुढ़वा मंगल मेले में। कहाँ पे? बुढ़वा मंगल मेले में। अब आप लोग कहेंगे कि ये क्या है, तो ये भी सुन लीजिए कि बुढ़वा मंगल मेला क्या है। दरअसल कि काशी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। काशी में गंगा नदी का तट है, और गंगा नदी के तट पर नावों को मिला करके, वहाँ पे जितनी नावें होती है उन सारी नावों को मिला करके एक मंच तैयार किया जाता है, और उस मंच पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। क्या बताया मैंने? काशी में गंगा के तट पर। ये यदि कभी 3 मार्कर में पूछ लिया जाए बुढ़वा मंगल मेला, उसके लिए भी याद रखिएगा कि काशी में गंगा के तट पर नावों को मिला करके एक मंच तैयार कर दिया गया, और इस मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस मंच पर हर साल सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी सांस्कृतिक कार्यक्रम को बुढ़वा मंगल मेला कहा जाता है। 1835 में भी ये हुआ। 1835 में जब ये मेला आयोजित हुआ काशी में, तो वहाँ के राजा थे ईश्वर नारायण सिंह। कौन है वहाँ के राजा? ईश्वर नारायण सिंह। ईश्वर नारायण सिंह है। इन्होंने एक बात कही कि अगली बार जब बुढ़वा मंगल मेले का हम आयोजन करेंगे, यहीं से प्लान इनका तैयार होने लगा है, तो प्लान इन्होंने ये बनाया कि 1836 में जब हम बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन करेंगे तो वो करेंगे हम चरखारी के राजा रतन सिंह के यहाँ। कहाँ करेंगे बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन? चरखारी के राजा रतन सिंह के यहाँ पे करेंगे। रतन सिंह ने हामी भर दी कि हाँ ठीक है भाई, मेले का आयोजन कर लो। जब 1835 में ये हुआ और 1836 में चरखारी के राजा रतन सिंह के यहाँ पे बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन किया गया। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि जो 1836 में जो आयोजन हुआ, यहाँ पे 2 प्रमुख चीज़ें हुई। कौन कौन सी 2 प्रमुख चीज़ें हुई वो भी याद रखिएगा आप। पहला तो यहाँ पे ये किया गया कि पहला अखिल भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। पूरे भारत का पहला अखिल भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव, ये भी एक प्रश्न बनता है। तो पहला अखिल भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव कहाँ पारित हो रहा है? 1836 में बुढ़वा मंगल मेले में। दूसरा यहाँ पे ये किया गया कि दूसरा यहाँ पर नेता बना दिया गया। जो बुंदेला राजा जो जमा हुए थे इतने सारे, जो यहाँ पे इन्होंने मीटिंग की थी, और यहाँ पे सारे जो आसपास के बुंदेला राजा, गोंड राजा, लोधी राजा, ये सारे राजा जमा हुए थे। इन्होंने अपना नेता चुन लिया, और इन्होंने अपना नेता चुना जैतपुर के राजा पारीक्षत को। किसको चुना नेता? जैतपुर के राजा पारीक्षत को। दिखाई दे रहा है ना इधर? यहाँ नहीं दे रहा?
जैतपुर के राजा पारीक्षत को। तो इन्होंने जैतपुर के राजा पारीक्षत को अपना नेता चुन लिया और अखिल भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव यहाँ पे पारित हो गया। अब देखिए, ये समझ गए आप, क्या समझ गए? पृष्ठभूमि हमने देख ली, कहाँ से बन रही है, कारण हमने देख लिए, योजना कहाँ तैयार हो रही है? योजना तैयार हो रही है बुढ़वा मंगल मेले में। उसको आप समझ लिया कि बुढ़वा मंगल मेले का क्या है। इसको मैं मिटाने वाला हूँ, इसीलिए मैं एक बार रिवीजन और करवा देता हूँ कि क्या है। तो बुंदेलखंड की रियासतों के द्वारा 1842 में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया विद्रोह। कहाँ इसकी पृष्ठभूमि बनी? तो 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जब बाजीराव द्वितीय को पद से हटा दिया, तब जो यहाँ बुंदेलखंड की रियासतें थी, यहाँ पे अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। जब अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ तो ये सारे कारण रहे जिनके कारण यहाँ के जो बुंदेला राजा थे, जो गोंड राजा थे, जो लोधी राजा थे, सब एकजुट हो गए और सभी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का मन बना लिया। जब मन बना लिया तो योजना बनाने की जरूरत है। योजना बनाने के लिए इन्होंने सहारा लिया बुढ़वा मंगल मेले का, क्योंकि बुढ़वा मंगल मेले में सारे लोग जमा होते थे। जब ये लोग जमा हुए तो यहाँ पे इन्होंने अखिल भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया और अपना नेता पारीक्षत के, जैतपुर के राजा पारीक्षत को चुन लिया। अब हम जो अगला बिंदु है वो ये देखेंगे, उद्देश्य यहीं पे आप देख लीजिए, फिर हम घटनाक्रम को देखेंगे। कुछ नहीं है, इनका उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजों से इनके क्षेत्रों को मुक्त करना, अंग्रेजों से इनके क्षेत्रों को मुक्त कराना। ठीक है, तो यही इनका उद्देश्य था। तो ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब इसका घटनाक्रम, नेता को समझ लेते हैं, परिणाम महत्व पर चर्चा कर लेंगे और अंत में ये देखेंगे कि यह विद्रोह असफल क्यों हो गया। मैं इसको मिटाता हूं, फिर आगे की चीज हम देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इस विद्रोह का घटनाक्रम क्या रहा और इस विद्रोह के कौन कौन से नेता रहे। देखिए, इस विद्रोह का जो घटनाक्रम है वो 3 लोगों के आसपास ही घूमता रहा। कौन थे वो 3 लोग? देखिए, पहले तो वही है जिन्हें इस विद्रोह का नेता हमने बनाया है। किसे बनाया हमने नेता? जैतपुर के राजा पारीक्षत को नेता बनाया है। तो पहले तो यही है, क्या बनाया है? जैतपुर के राजा पारीक्षत को हमने नेता बनाया है। तो पहले तो व्यक्ति यही है। दूसरे है नारहट के मधुकर शाह। कौन है दूसरे? नारहट मतलब आपका जो सागर वाला क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र के नारहट के मधुकर शाह, ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। और तीसरे है हीरापुर के हृदय शाह। तीसरे कौन है? हीरापुर के हृदय शाह। अब देखिए, यदि इन तीनों व्यक्ति की कहानी को आप समझ जाते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या रहा। और अंत में इन्हीं तीनों को पकड़ करके जब अंग्रेज समाप्त कर देंगे इन तीनों को, तो विद्रोह जो है, बुंदेला विद्रोह, वो समाप्त हो जाएगा। तो इन तीनों के आसपास ही कहानी घूमेगी। पहले तो आप ये याद रखिएगा कि क्षेत्र कौन कौन से हैं। जो ये जैतपुर वाला दिख रहा है ना पारीक्षत, ये आपका मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है, जो दतिया और जो छतरपुर टीकमगढ़ साइड का क्षेत्र है, वहाँ की रियासत है जैतपुर, वहाँ के राजा है आपके पारीक्षत। दूसरे जो ये आपको दिख रहे हैं, ये नारहट के मधुकर शाह, तो ये है आपके सागर वाले क्षेत्र के। ठीक है, और जो हृदय शाह है, ये जबलपुर और नरसिंहपुर के पास में रियासत थी हीरापुर, जबलपुर क्षेत्र में मान सकते हैं इसको। तो जबलपुर, इसीलिए मैंने इसको इसी स्टाइल में लिखा है ना। तो जैतपुर के राजा परीक्षत, नारहट के मधुकर शाह और हीरापुर के हो जाएंगे आपके कौन? हृदय शाह। अब कहानी जो है सबसे पहले मधुकर शाह से शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ, इन्होंने ही विद्रोह किया। कैसे? इन पर बहुत सारा राजस्व बकाया था। अब मैंने कारण बताया कि अंग्रेजों ने सभी लोगों पे एक समान कर लगा दिया, तो इन पे भी लगा दिया। तो इन पर बकाया था बहुत सारा राजस्व, ये देने को तैयार ही नहीं है। तो अंग्रेजों ने इनके खिलाफ एक डिक्री पारित कर दी कि भैया आपको राजस्व देना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। इनके साथ में एक और व्यक्ति थे, उनका भी नाम याद रखिएगा, जवाहर सिंह बुंदेला। कहाँ के थे जवाहर सिंह बुंदेला? चंद्रपुर के जवाहर सिंह बुंदेला आपके। ठीक है, तो चंद्रपुर रियासत के जवाहर सिंह बुंदेला, इनके खिलाफ भी, मतलब इन दोनों के खिलाफ क्या किया? अंग्रेजों ने बकाया राजस्व के लिए डिक्री पारित कर दी।
कि भाई साहब आपको जो बकाया राजस्व है वो जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों ने राजस्व जमा करने से इनकार कर दिया और इन दोनों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और कुछ क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया। तो यहाँ से विद्रोह आपका शुरू हो गया। जैसे ही मधुकर शाह का विद्रोह के बारे में इन दोनों को जानकारी लगी तो यहाँ से भी हीरापुर के हृदय शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और जैतपुर के राजा परीक्षत ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दो जो ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे दो जो ऐसे युद्ध हुए, एक पनगड़ी का युद्ध और एक और जो हुआ आपका वो बलगांव का युद्ध। ठीक है, तो बलगांव और पनगड़ी के युद्ध में कौन कौन से युद्ध, बलगांव और पनगड़ी, ये दो युद्धों में जैतपुर के राजा अब नेता बनाए हैं तो नेता पावरफुल तो होंगे, तो इन जो परीक्षत है इन्होंने बलगांव और पनगड़ी के युद्ध में बुरी तरीके से अंग्रेजों को पराजित कर दिया। अंग्रेजों का भी दिमाग खराब कि यार एक तो ये चारों तरफ से तीनों तरफ से विद्रोह कर रहे हैं, सारे इसमें लोग शामिल हो गए हैं और ये विद्रोह का दमन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया फिर, जो अंग्रेज हमेशा करते हैं, इन्होंने पहले तो इन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। पहले क्या किया, पहले इनको समझाया कि भाई साहब संधि कर लीजिए, हम आपको कुछ क्षेत्र दे देते हैं, आप वहाँ पे राजा बन के रहिए, लेकिन ये नहीं माने। दूसरा इन्होंने ये किया कि इनके ऊपर इनाम घोषित कर दिया। क्या इनाम घोषित कर दिया कि भाई साहब 200 से लेकर के 10,000 रुपये तक के इनाम रखा इनके ऊपर कि कोई तो इनको पकड़वा दो, लेकिन किसी ने भी इनको पकड़वाने की हिम्मत नहीं दिखाई। जब इनाम वाला आइडिया फेल हो गया, संधि वाला आइडिया फेल हो गया, तो अगला जो इन्होंने प्रयास किया अंग्रेजों ने वो क्या किया, युद्ध वाला भी फेल हो गया, मतलब दंड भी फेल, इनाम भी फेल, साम दाम दंड तीनों फेल। तो इन्होंने अगला जो तरीका अपनाया वो भेद का, जो अंग्रेज हमेशा से अपनाते। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो आसपास के जो छोटे राजा थे उन्हें अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया कि कोई तो मिल जाओ, जो कोई टूट सकता था उसे तोड़ लिया इस विद्रोह से। और जैसे ही इनके तरफ एक दो राजा शामिल हो गए, इन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एक बधुआ महासंग्राम हुआ। बधुआ महासंग्राम, ग्रीन से पढ़ते हैं इसको हम, बधुआ महासंग्राम। क्या हुआ, बधुआ थोड़ा डीप में है लेकिन आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। बधुआ महासंग्राम हुआ। बधुआ महासंग्राम में, ठीक है, बधुआ महासंग्राम में जो अंग्रेज अधिकारी थे वो थे फ्रेजर। ठीक है, फ्रेजर और जैतपुर के राजा परीक्षत के बीच में लड़ाई हुई। अब इन्होंने क्या किया, अंग्रेज अधिकारी ने जो परीक्षत है इनके गोलंदाज, जो मुख्य जो गोला दागता है उसको अपनी ओर मिला लिया, और जो मुख्य दीवान था परीक्षत का उसको भी अपनी ओर मिला लिया, और तो और चरखारी के राजा रतन सिंह जिनके यहाँ पे योजना बनी है इस विद्रोह की, उसको भी अपने यहाँ पे मिला लिया। तो इन तीन लोगों को किसको किसको, फ्रेजर ने क्या किया, गोलंदाज जो परीक्षत के गोलंदाज थे उनको और दीवान को अपनी ओर मिला लिया, और जब अपनी ओर मिला लिया तो परीक्षत क्या हुए, हार गए यह युद्ध। परीक्षत ये युद्ध हार गए और उन्हें युद्ध भूमि से भागना पड़ा। जब ये भागे और चरखारी के राजा रतन सिंह के यहाँ शरण लेने के लिए गए तो चरखारी के राजा रतन सिंह ने इन्हें शरण देने से इनकार कर दिया। और जब चरखारी के राजा रतन सिंह ने शरण नहीं दी तो ये और लड़ई सरकार के यहाँ पे जाते हैं। अब लड़ई सरकार की कहानी जब हम रियासत पढ़ेंगे आगे वहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपके लिए नाम काफ़ी है। तो लड़ई सरकार इन्हें अंग्रेजों से पकड़वा देती है। तो परीक्षत को किसने पकड़वा दिया, लड़ई सरकार ने। ठीक है, परीक्षत को लड़ई सरकार अंग्रेजों से पकड़वा देती है। तो लड़ई सरकार भी अंग्रेजों की तरफ मिली हुई थी। ये एक रानी थी, उनके बारे में हम समझेंगे जब रियासतें पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि बधुआ महासंग्राम में फ्रेजर और परीक्षत के बीच युद्ध हुआ था और रतन सिंह को और इनको सबको मिला लिया था, और जिसमें परीक्षत की हार हुई, रतन सिंह ने शरण देने से मना कर दिया और फाइनली लड़ई सरकार ने परीक्षत को पकड़वा दिया। तो ये परीक्षत की कहानी। अब आते हैं मधुकर शाह। मधुकर शाह को कैसे पकड़वाया, इनको भी समझ लीजिए। कहीं जगह दिख रही है, हाँ यहाँ पे ब्लू पेन से। ये जो मधुकर शाह है नारहट के, इन्हें कैसे पकड़वाया,
कि एक रियासत है बानपुर की, कौन सी, चंदेरी बानपुर। उस रियासत का पूरा नाम चंदेरी बानपुर था, लेकिन अभी उसकी भी कहानी देखते हैं। बानपुर के राजा थे मर्दन शाह। क्या नाम है, बानपुर के राजा मर्दन शाह। इनको अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया और लालच दिया कि जो आपका ये पूरी रियासत का नाम चंदेरी बानपुर था, लेकिन सिंधिया ने धोखे से इनसे चंदेरी हड़प लिया था, तो इनके पास सिर्फ बानपुर रह गया था। तो ये अफसोस में तो थे ही। अंग्रेजों ने मौका देखा और इनको कहा कि हम आपको आपका चंदेरी सिंधिया से वापस दिला देंगे और आप हमारी ये मधुकर शाह को पकड़ने में मदद कीजिए। तो मर्दन शाह मान गए कि ठीक है, मैं आपको मधुकर शाह जो नारहट के राजा है, मधुकर शाह को पकड़वा के देता हूं और आप मुझे मेरा चंदेरी वापस कर दीजिए। ठीक है, चंदेरी वापस कर दीजिए सिंधिया से, जो किसके पास है, सिंधिया के पास है। तो ये आप यदि डब्बा याद रखेंगे या इतनी चीजें, तो आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी कि बानपुर के राजा है मर्दन शाह। मर्दन शाह ने मधुकर शाह को पकड़वाने में अंग्रेजों की सहायता की। ठीक है, चंदेरी उनका क्षेत्र सिंधिया के पास था, तो अंग्रेजों ने कहा था चंदेरी दिला देंगे। लेकिन जब मधुकर शाह को पकड़वा दिया तो अंग्रेजों ने इनकार कर दिया कि अब हम आपका चंदेरी नहीं दिलाएंगे। अंग्रेजों ने भगा दिया कि भागो यहाँ से, चंदेरी नहीं मिलेगा। तो ये जो बानपुर के मर्दन शाह है, बाद में जब 1857 की क्रांति होती है तो उस क्रांति में झांसी की रानी के साथ होते हैं, क्योंकि अंग्रेजों की धोखाधड़ी से ये परिचित हो चुके हैं। ठीक है, अब बच गए हीरापुर के हृदय शाह। हीरापुर के हृदय शाह, इनको यहीं पे समझ लीजिए। इनके साथ भी सेम कहानी हुई। क्या कहानी हुई कि एक इनको पकड़वाने में मदद करते हैं आपके जो गड़ाकोटा के हैं, गड़ाकोटा क्षेत्र के लिए कौन सी रियासत के राजा है, हाँ, इनको पकड़वाने में मदद करते हैं शाहगढ़ के राजा बख्तबली। कौन मदद करते हैं, शाहगढ़ के राजा बख्तबली। इनकी भी कहानी इंटरेस्टिंग है कि शाहगढ़ के जो राजा है बख्तबली, इनको अंग्रेज कहते हैं कि जो आपका गड़ाकोटा का क्षेत्र है, गड़ाकोटा का जो क्षेत्र सिंधिया ने इनसे छीन लिया था शाहगढ़ के बख्तबली से, तो इनको अंग्रेज कहते हैं कि आपका गड़ाकोटा का क्षेत्र हम आपको वापस करा देंगे, आप हमारी हृदय शाह को पकड़ने में सहायता कीजिए। शाहगढ़ के बख्तबली मान जाते हैं, लेकिन इनके साथ भी वही होता है जो बानपुर के मर्दन शाह के साथ हुआ। जब ये हृदय शाह को पकड़वा देते हैं तो यह क्षेत्र इनको नहीं दिया जाता, गड़ाकोटा इनको देने से अंग्रेज मना कर देते हैं। तो यह भी शाहगढ़ के बख्तबली भी क्या करते हैं, जब 1857 की क्रांति होती है तो उसमें सबसे आगे झांसी की रानी की सहायता के लिए खड़े होते हैं। तो एक बार धोखा मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति सतर्क हो जाता है, फिर ये अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। और यहीं से प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है कि इनके जो सेनापति होते हैं बोधन दौआ, इन बख्तबली के ही सेनापति कौन होते हैं, बोधन दौआ, जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो प्री में क्वेश्चन आया था, यहीं से प्रश्न बना था। जो बोधन दौआ है ये बख्तबली के सेनापति होते हैं और 1857 की क्रांति में सबसे पहले क्रांति में झांसी की रानी की सहायता करते हैं और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो किसके सेनापति है, शाहगढ़ के राजा बख्तबली के। तो ये है घटनाक्रम रही, कहानी रही। इस तरीके से इन तीनों राजाओं को पकड़वा दिया। एक बार और थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं कि जैतपुर के राजा परीक्षित पहले बलगांव और पनगढ़ी के युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया, लेकिन बधुआ महासंग्राम में खुद ही पराजित हो गए। क्यों? क्योंकि फ्रेजर ने क्या किया था, कपटपूर्ण तरीके से, छलपूर्ण तरीके से उनके सभी लोगों को अपने तरफ मिला लिया और फाइनली रतन सिंह ने भी सहायता देने से मना कर दिया और लड़ाई सरकार ने परीक्षित को पकड़वा दिया। इधर नारहट के मधुकर शाह को, वहां पे लिखा है मैंने, यहाँ देखिए, बानपुर के किसने, मर्दन शाह ने पकड़वाया था और हीरापुर के हृदय शाह को शाहगढ़ के बख्तबली ने पकड़वाया था। ठीक है, तो ये पूरी आपकी कहानी है। ये डिस्टर्ब कर रहा है बीच में, ठीक है, ये पूरी आपकी कहानी है। तो ये घटनाक्रम है और ये तीनों है नेता। तो घटनाक्रम आप लोग समझ गए, नेता आप लोग समझ गए। अब हम देखते हैं इसका परिणाम और महत्व। परिणाम और महत्व सुन लीजिए, या लिखवा देता हूं एक एक पॉइंट, थोड़ा सा आपको याद रहेगा, तो इसको इरेज कर देता हूं मैं। हाँ, अब हम देखते हैं इसके कि परिणाम और महत्व क्या रहे। परिणाम और महत्व जानने से पहले एक और नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। जब मैंने कारण लिखवाया था तो वहां पे एक और लिख लीजिएगा कारण में कि एक कैप्टन बर्ड थे। मैं वो पॉइंट छूट गया था आपका, कैप्टन बर्ड थे।
कैप्टन बर्ड ने ये कहा था कि आने वाले 20 वर्षों तक कर की दर को कम नहीं किया जाएगा। कर की दर को कम नहीं किया जाएगा। क्या कहा था कैप्टन बर्ड ने कि आने वाले 20 वर्षों तक कर की दर को कम नहीं किया जाएगा। अब देखिए हम कुछ इसके परिणाम पर चर्चा कर लेते हैं, परिणाम और महत्व पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए परिणाम, जो मेन जो परिणाम रहा, प्रभाव रहा, परिणाम या प्रभाव, ये मेन सबसे पड़ा कृषि पर। क्यों कृषि पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा? क्योंकि इस विद्रोह के चक्कर में 2 वर्षों तक खेती नहीं की गई, और जब 2 वर्षों तक खेती नहीं करेंगे तो क्या पड़ेगा, यहाँ अकाल पड़ गया। तो इस क्षेत्र को अकाल से गुजरना पड़ा। 2 वर्षों तक खेती नहीं की और अकाल पड़ गया कृषि नहीं करने के कारण। दूसरा, कृषि पर एक और यह प्रभाव पड़ा कि यहाँ पे 10% कर की दर को कम कर दिया गया। ठीक है, कर की दर को 10% कम कर दिया गया। और तीसरा यह प्रभाव पड़ा, तीसरा प्रभाव पड़ा आपका प्रशासन पे। प्रशासन पे क्या प्रभाव पड़ा कि जितने भी यहाँ के अधिकारी थे सबका ट्रांसफर कर दिया गया और कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति कर दी गई। ठीक है, कर्नल स्लीमैन, किसकी? कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति कर दी गई। तो कृषि पर प्रभाव पड़ा, प्रशासन पर प्रभाव पड़ा, सभी अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया और कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति हो गई। अब देखिए इसके महत्व को भी समझ लीजिए। ये तो परिणाम रहे, महत्व क्या रहा इस युद्ध का? देखिए दोस्तों, जब भी संघर्ष होता है ना, तो संघर्ष से हमेशा सफलता की जो दर है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे इतना सारा संघर्ष हुआ, इसी युद्ध ने जो आपका मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना को पनपा दिया। अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह की भावना है वो सभी क्षेत्रों में इसके द्वारा फैल गई, और इसी विद्रोह ने कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति का आधार तैयार किया। और भी जो स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाएं हुई मध्य प्रदेश में, वहाँ से इस विद्रोह के कारण उन घटनाओं को बल मिला, और भी लोग प्रेरित हुए। लोगों को पता चला, पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि हम गुलाम हैं, तो लोगों को पता चला कि हम अंग्रेजों के गुलाम बन चुके हैं, और इन्होंने विद्रोह में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये इसका महत्व रहा कि जो संघर्ष है उससे इनका क्या हुआ, सफलता की जो दर थी वो बढ़ गई। ठीक है, फिर असफल क्यों हुआ, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। असफल क्यों हुआ? कुछ कारण रहे। देखिए कोई भी विद्रोह असफल होता है, उसके कुछ प्रमुख कारण रहते हैं। इस विद्रोह के असफल होने के क्या कारण रहे? पहला कारण तो यही रहा कि सिंधिया जैसे राजाओं ने साथ ही नहीं दिया। सिंधिया, होलकर जैसे राजाओं ने साथ नहीं दिया। सिंधिया, होलकर जैसे राजाओं ने, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं तो आप लोगों को दिखेगा नहीं। क्या रहा? सिंधिया और होलकर जैसे राजाओं ने साथ नहीं दिया। दूसरा यह कारण रहा कि जिन्होंने साथ दिया वो भी बीच में मुकर गए। ये बड़ी समस्या थी। चरखारी के राजा रतन सिंह साथ में थे, लेकिन जब मेन टाइम आया तो वो अंग्रेजों के साथ हो लिए। ये कौन सी बात होती है? ये भी एक प्रमुख कारण रहा कि चरखारी के जैसे, इनके जैसे और कई राजा थे, जैसे शाहगढ़ के राजा बखत बली, बानपुर के राजा मर्दन शाह, इन लोगों ने सबने अंग्रेजों का साथ दिया। और एक और ये कह सकते हैं कि इनके पास एक लक्ष्य और एक सूत्रता और एक नेतृत्व का अभाव था। नेतृत्व का अभाव था। ठीक है, और भी कई कारण हैं, लेकिन ये प्रमुख कारण है। पहला तो ये कि सिंधिया, होलकर जैसे राजाओं ने साथ नहीं दिया। दूसरा ये कि बड़े बड़े राजा जो साथ में शामिल थे वो भी बीच में दूर चले गए, और एक सूत्रता और नेतृत्व का अभाव था। तो ये है दोस्तों पूरा आपका बुंदेला विद्रोह। इसके निम्न बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली है। अब आप यदि इस वीडियो को, इस लेक्चर को 1-2 बार सुन लेते हैं तो कहीं भी कोई भी प्रश्न आए बुंदेला विद्रोह से संबंधित, तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि आपसे वह प्रश्न 100% बन जाएगा, क्योंकि आपने ये सारे बिंदुओं पर चर्चा कर ली है। ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा वो मध्य प्रदेश में 1857 की, अगला जो लेक्चर हमारा रहेगा मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति
और जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था सिलेबस कि क्या क्या हमें पढ़ना है, वो सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।